गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एसपी केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जेएनयू का। जब हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। हालांकि हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको मैंने पहले से बता दिए, बाकी जो भी स्टूडेंट हैं जो जेएनयू के जो ऑल स्टूडेंट सबके लिए मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। किसके? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसे अकार्बनिक कहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मुझे सबको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अंदर जो सी पार्ट था, जेएनयू के जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सी पार्ट जो क्वेश्चन आते थे, उस क्वेश्चन को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब ए पार्ट के अंदर भी केवल 5 क्वेश्चन और बी पार्ट के अंदर भी 3 क्वेश्चन करने का जो सिस्टम है वो है ये। अब बहुत इजी फॉर्म के अंदर इसने जेएनयू के जो एग्ज़ाम्स की जो टर्म्स आई है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत इजी कर दिया है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको मैं मेरी तरह से सजेस्ट करूँगा, आपकी तरफ से जो मेरी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ वो होगा, केवल आप 3 यूनिट का काम कंप्लीट करके जाते हैं तो भी आपके परसेंट जो होंगे वो 8 से 80 से 85% तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आप। अब 80 से 85% इम्प्रूवमेंट करने के लिए 3 यूनिट ऐसी चूज करेंगे जो इजीली हो, साथ ही साथ हमने 12th 11th एंड 12th के बेसिस पे पढ़ी भी हो। बीएससी क्लासेस के अंदर पढ़ी हो, बात सही है। 11th 12th की बेसिस वाली यूनिट हो, जो अपने 11th 12th का बेसिक विशेष कर जो बीएससी थर्ड ईयर में है, उनके 11th 12th का तो बेसिस होगा, वो क्या होगा? कंप्लीटली क्लियर ही होगा। इसके बेस पे यूनिट, वही यूनिट को हम चूज करेंगे। तो फर्स्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, आप इनऑर्गेनिक के अंदर आप है ना, सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है मेटल बॉन्डिंग, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। आपको पता ही होगा मेटल लिगेंड, जो कि मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट है मेरे, उनको मैंने पढ़ाई हुई है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर आपको इस यूनिट, पूरे यूनिट है, इस यूनिट के अंदर केवल 2 टॉपिक आपसे बताऊंगा। यदि वो 2 टॉपिक आप कंप्लीटली उस 2 टॉपिक के अंदर क्या टर्म्स होती है, क्या उसका थ्योरी है, क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या उसके एग्जाम्पल है, कौन से एग्जाम्पल के बेस पे वो काम कर रहे हैं, उसके क्या एप्लीकेशन है, वो यदि आप कंप्लीट करके जाते हैं तो इस यूनिट का काम आपके कंप्लीट हो जाएगा। और वो जो टॉपिक है वो कौन से हैं? एक तो है वीबीटी एंड दूसरा है सीएफटी। वीबीटी एंड सीएफटी। अब वीबीटी एंड सीएफटी के अंदर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने 12th में पढ़ा, वो नहीं है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, और सीएफटी भी है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए। और इसके अंदर जो D5 एंड जो D वाले जो कक्षक ऑर्बिटल्स है, उसकी स्प्लिटिंग के बारे में आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। किसके बारे में मिलेगा? स्प्लिटिंग के बारे में। जो विपाटिक ऊर्जा के उनके विपाटिक ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। और एक आपको पता होगा डेली DQ को फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो आपको पता ही होगा। तो इसके सीएफटी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे, फिक्स है, गारंटी है। बस आप यूनिट जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर केवल 2 वीबीटी एंड सीएफटी को यदि आप टर्म्स को पूरे से ध्यान से पढ़ के चले जाए तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मैं कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका काम आराम से ईजी हो जाएगा। और फर्स्ट यूनिट को ही आप विशेष को नोटिस करें। देन उसके बाद फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके सामने पेश शो करूँगा। आप है ना उसके अंदर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, जो वीबीटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, देखो मैंने कहा था वही आएगा जो मैंने बता रहा हूँ। सीपीटी, अब सीएफटी है, सीपीटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलता है उस टाइम। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसका पोस्टुलेट मीन्स क्या हुआ? अवधारणा। उसके क्या कंसेप्ट रहते हैं, उस कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। देन उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आया है वही सीएफटी के अंदर भी आया कि जो D5 और D जो ऑर्बिटल होता है, इसकी जो विपाटन जो होता है, जिसे विपाटन ऊर्जा, इसे स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। इस स्प्लिटिंग एनर्जी को एक्सप्लेन करना है। तीसरा जो आपका जो क्वेश्चन है वही मैंने कहा ना, सीएफटी के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन मिला, विशेषकर जो आपके अकॉर्डिंग टू जो 2016, 2017, 2018, 2019 से लगा कर जो भी आपके जो
प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उसके अकॉर्डिंग मैंने यूज करके बनाया है। वो आपके जो दिन देखा तो उसके जो वीबीटी और सेफ्टी में से ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। और जहाँ तक है 2 इजी वाला क्वेश्चन ही आएगा आपको। देन उसके बाद हम देखें तो वीबीटी की जो क्या थ्योरी क्या रहती है, थ्योरी के साथ हमेशा ध्यान रखना, वीबीटी की थ्योरी के साथ आपने ना लिमिटेशन का जो कंसेप्ट होता है, लिमिटेशन का कंसेप्ट आपको क्या करना है, क्लियर करना है। साथ ही साथ एक आता है CF, इसके अंदर ही आता है CFAC। ये CFAC क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, CFCC किस प्रकार से होता है CFAC, उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। अब बस विशेष के बाद यही था फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको मैंने विशेष कर मैंने बताया है, आपको केवल 2 टॉपिक कवर करके जाना है, ओनली फॉर 2। फर्स्ट यूनिट के अंदर वीबीटी एंड CFT, बट इस कंडीशन ये है कि वीबीटी के अंदर आपको वीबीटी की थ्योरी, वीबीटी के कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए, साथ में एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के साथ साथ उनकी लिमिटेशन क्या है वो आपको वीबीटी एंड CFT के अंदर एप्लीकेशन, CFT के अंदर थ्योरी, लिमिटेशन क्या होती है, CFT के अंदर उसकी एप्लीकेशन, और स्प्लिटिंग एनर्जी का 100 में से 99% क्वेश्चन आपको बनेगा, मतलब बनेगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट को मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, कंप्लीट करना चाहूँगा। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट के अंदर सेकंड यूनिट का नाम क्या है, सेकंड यूनिट बस शॉर्ट में मैंने केवल लिखा है, H मतलब हार्ड, S मतलब सॉफ्ट, A एसिड एंड बेस। इसके अंदर आपके सेकंड यूनिट मैंने इसलिए करवाई, सबसे पहले सूझ क्यों की मैंने, इसलिए क्योंकि क्या उसके 12th के अंदर भी है, हार्ड हम 12th से पढ़ते आ रहे, 11 12th के अकॉर्डिंग भी पढ़ते आ रहे, बट इसमें ध्यान देना कि आपने जो पढ़ा होगा कठोर अम्ल, हिंदी के लिए बता रहा हूँ, कठोर अम्ल और कठोर क्षार एंड मृदु अम्ल और मृदु क्षार। इस कंडीशन के अंदर आपके जो मेन जो क्वेश्चन बनते हैं उसका क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग बताऊँ कि इसके अंदर क्या कौन से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बहुत ईजी है, डेफिनेशन आपको पता ही होनी चाहिए क्या होती है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड की एंड हार्ड एंड सॉफ्ट बेस की। अब उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले जो छोटे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, सहजीविता। कौन सा वर्ड लिख रहा हूँ, सहजीविता। ये सहजीविता वाला जो कंसेप्ट है, विच इज हिपोथेम्स से सबको इंग्लिश के अंदर वर्ड बोलते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। ये मैंने जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है कॉलेज के अंदर, तो उसके अंदर में मैंने बताया कि सहजीविता का कंसेप्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन बनने ही रहता है। बट उसके बाद आपके जो सी वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट कर लिया है, तो सी वाले पार्ट को कैंसिल आउट किया, बट ऐसा नहीं कि सी वाले पार्ट को आपको पढ़ना ही नहीं है। सी वाले पार्ट के अंदर जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन, सी वाले पार्ट के अंदर जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसका स्प्लिटिंग कर देंगे या जो डिवाइडेड करके छोटा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि जो एसिड एंड जो बेस है ना, दोनों सॉलिड एसिड एंड बेस, उसमें हार्ड वाले एंड सॉफ्ट वाले, दोनों उस हार्ड एंड सॉफ्ट वाले के आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, उस लक्षण को आपको अगर लक्षण जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको आपको क्या करना, पढ़ के जाना है। ये बात मेरी गारंटी है कि इसके अंदर से है ना आपको छोटा क्वेश्चन भी मिल सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी मिल सकता है। देन अब उसके बाद सीधी सी में जो आपके जो प्रीवियस ईयर 2016 से लगाकर 2020 तक जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आ रहे हैं वो बताता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट तो ये बात है कि यहाँ पर जो SSCB वाला जो कंसेप्ट है, आपकी जो सेकंड यूनिट है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हुई। SSCB वाला कंसेप्ट मैंने जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको मैंने करवाया था। उसके बाद एक मैग्नेटिक बिहेवियर वाला भी इसके साथ पार्ट ऐड है। तो सबसे पहले हार्ड एंड बेस्ड वाले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वो है पियर्सन। कौन सा? पियर्सन कंसेप्ट को आपको क्लियर करके जाना है। और हार्ड एंड सॉफ्ट बेस के कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है, वो लक्षण होते हैं ना, वो आपको क्या करना है, पढ़ के जाना। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हार्ड एंड जो SSCB जो थ्योरी होती है उसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। बट एक क्वेश्चन आपको स्थायी और अस्थायी का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो HSF है वो स्थायी
है या स्थायी, इसकी तुलना में ये स्थायी क्यों है वो मैंने बताया था कि जब मेटल मेटल एक साथ आपस में यदि दोनों हार्ड हार्ड जुड़ते हैं तो मेटल कॉम्प्लेक्स और स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, और यदि हार्ड और बेस अलग अलग यदि जुड़ते हैं, एक हार्ड है एक सॉफ्ट बेस है, तो उस समय मैंने क्लास के अंदर भी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हमें वो पता होना चाहिए कि स्टेबल कौन सा अनस्टेबल कौन सा है। बट आपके जब मैंने ऑफलाइन क्लास ली तो उसके अंदर मैंने नोट्स के स्पेशल पॉइंट करके नोट करके मैंने बताया था कि कौन सा इसमें अस्थायी कौन सा है, सॉरी इस पर कौन सा स्थायी होगा कौन सा अस्थायी होगा, ये वो वाला कंसेप्ट है वो आप एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एग्जाम्पल आप पूरा 100% करके जाना, वो छोटे क्वेश्चन के अंदर और बड़े क्वेश्चन के अंदर भी मिल सकता है। अब जो मैग्नेटिक वाले स्टेबिलिटी है, मैग्नेटिक वाले के अंदर ये आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा। मैग्नेटिक वाले का अणुचुंबकीय, प्रत्युचुंबकीय, लौह चुंबकीय आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, वो 3 टाइप से पढ़ा होगा। लेकिन इसके अंदर आप जो बी थर्ड ईयर के अंदर पढ़े उसमें 5 टाइप से बताया हुआ है किस प्रकार से अणुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरा चुंबकीय, लौह चुंबकीय, इस प्रकार से कितने 5 टाइप से, उस 5 टाइप्स को आपको पूरे पढ़ के जाना है। साथ ही साथ इसके अंदर मैग्नेटिक तो चुंबकीय सुग्राहिता, एक वर्ड आ रहा है चुंबकीय सुग्राहिता। अब चुंबकीय सुग्राहिता है जो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। इस मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी है उसको आपको डिटरमाइन करने की जो विधि बताई थी, डिटरमाइन करने की मेथड बताई थी, उस मेथड का नाम था एक तो गॉस मेथड, एक कौन सी थी गॉस मेथड, और सेकंड मेथड थी वो थी फैराडे मेथड। डायग्राम भी बनाया था मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर, वो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि गॉस मेथड और फैराडे मेथड है वो बी बार का जो आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा वो 100% बनने की संभावना रहती है सेकंड यूनिट से। यदि हार्ड एंड बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आपको क्या होता है कि इसमें कंफ्यूजन की जो है ना प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो आप है ना ये जो सेकंड पार्ट है सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट, तो आप उसमें से डिटरमिनेशन गॉस मेथड एंड फैराडे मेथड मैंने बोर्ड के अंदर जो डायग्राम भी बनाया था उसको एक्सप्लेन भी किया था, तो कंडीशन भी लगाई थी, तो वो वाला आपको मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी वाला आपको करके जाना है। साथ ही साथ एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण में एक तो चुंबकीय ये चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार से म्यू इक्वल टू ज्ञात किया जाता है, म्यू बोर मैग्नेटन होता है, बोर मैग्नेटन की वैल्यू आ सकती है छोटे क्वेश्चन के अंदर। 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है बोर मैग्नेटन की वैल्यू बताओ, ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला आपको कंसेप्ट है ना, अब चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी उसके बीच में रिलेशन भी पूछ सकते हैं, जो कि मैंने आपको अपने क्लास में अंदर बताया था, वो आपको एक तो करके जाना है। ठीक है, तो इसके जहाँ तक मुझे पता था वहाँ तक मुझे जहाँ तक पता है कि सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंदर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो दोनों पार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने पूरे बता दिए हैं। और उसके साथ और भी देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है उसके अकॉर्डिंग देखें, बस यही है, उसके अलावा ऐसा कोई है नहीं। आ सकता है एक स्पिन, मैग्नेटिक स्पिन का क्वेश्चन आ सकता है, एक मैग्नेटिक स्पिन का होता है कि एस इक्वल टू S+1 वाला, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट आती है स्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स। जहाँ तक मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं मना बोलूँगा आप ये यूनिट ना करके जाए, क्योंकि इस यूनिट के अंदर हाँ एक यूनिट के अंदर मैं एक क्वेश्चन बता सकता हूँ आपको, EN वाला सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, एक कंपाउंड के लिए कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ा होगा, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, संकुल ही है। EN वाला का नाम बता देता हूँ, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज होती है, किस प्रकार से होता है। 100% क्वेश्चन बनेगा, आपको छोटा क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लेक्स दिया होगा, इसका EN दिया गया एटॉमिक इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक संख्या जिसे बोलते हैं, या परमाणु। ठीक है, तो EN ज्ञात करने का कोई भी कॉम्प्लेक्स लेंगे, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ना उस जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं FeCN6 वाला, FeCN6 वाला मैंने हेक्सासाइनो फेरिक वाला लिया, फेरिक 2 3 हो सकता है, वो ऑक्सीडेशन से आप निकाल दे रहना। ये कंसेप्ट ये कहता है कि जो इसके अंदर जो प्रेजेंट है, ये कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, संकुल के अंदर जो टोटली आपको जो इलेक्ट्रॉन होंगे
टोटली आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, जो पाए जाने वाले जो टोटली इलेक्ट्रॉन मान लो हो गए 32, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके परमाणु क्रमांक की आने वाली इनर्ट गैस, कौन सी गैस, इनर्ट गैस या आखिरी गैस के परमाणु क्रमांक के यदि बराबर होता है तो EAN का जो रूल्स होता है उसको फॉलो करता है। वापस बता रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन, टोटली इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यदि मान लो फॉर एग्जांपल आप टोटली इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हो उसमें 32 आ गई, और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा, ये सेंटर एटम है, और सेंटर एटम का जो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कितने हैं एपी के लिए, तो जो भी नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आने वाली नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी होगी, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन होगी 35 वाली, तो जो 36 वाली होगी 36 क्रिप्टॉन होगी। तो आपको ये बात नोटिस करनी है कि जो इसके जो इलेक्ट्रॉन जो संख्या होगी वो यदि नेक्स्ट आने वाली इनर्ट गैस होगी उसके यदि इक्वल आ जाती है तो EAN का रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, और यदि इक्वल नहीं आती है तो फॉलो नहीं करता। 100% 99% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% मिलेगा, ये बात गारंटी है, ठीक है। बट हो सकता है कोई एग्जामिनर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाला हो तो ऐसा एक्सप्रेशन केस भी होते हैं इसके अंदर, जो इसके EAN का फॉर्मूला होता है, विशेषकर जो आपको कॉम्प्लेक्स देगा वो इनर्ट गैस से मिलेगा, ठीक है। इनर्ट गैस से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वल होंगे, जो विशेषकर एक्सेप्शन केस भी हो सकता है जिसमें बराबर नहीं होता, आपको यही लिखना है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर EAN के जो रूल्स होता है उसको अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करता है, ठीक है। बस उस थर्ड यूनिट को मैं कैंसिल करना चाहूँगा, यहाँ पर थर्ड यूनिट का केवल एक कॉन्सेप्ट है EAN वाला, ये 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और बेस्ट है, लेकिन छोटा क्वेश्चन 100% मिलेगा, ठीक है। अब यूनिट के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं जो मैंने क्लास के अंदर ली थी, उसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, यूनिट का नाम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जो आप ऑफलाइन जो मेरे स्टूडेंट थे उनको मैंने यहाँ पर पढ़ाई हुई है, पूरी कंप्लीट यूनिट तो नहीं हुई लेकिन विशेष कर उसमें हुई है। इसका मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ाया था, वो आपको पढ़ के जाना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इस यूनिट को मैं विशेषकर डिसाइड करना चाहूँगा कि यूनिट आपके लिए ईजी रहेगी, बहुत ईजी है। इसके अंदर है ना जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक जो कार्बोधातुक यौगिक होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत काम होते हैं, ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं, मैक्रो एलिमेंट भी होते हैं। तो उस एलिमेंट को आपको है ना क्या करना है, वो आपको इन यूनिट को अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अंदर मैं आपको है ना विशेषकर क्वेश्चन बता देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आपको इस यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट है। कार्बोधातुक यौगिक होता है, कार्बन और हाइड्रोजन वाले, कार्बन और मेटल के बनने जो बॉन्ड बनता है उसे कार्बोधातुक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी मैं बता देता हूँ आपको, कोई एक कार्बोधातुक यौगिक का बहुत ईजी यूनिट है। ये यूनिट ऐसी यूनिट है कि यदि आप एक बार पढ़ के जाओगे, ये ऐसा कोई कंसेप्ट बेस्ड यूनिट नहीं है। सबसे फर्स्ट और बेस्ट आपके है ना, यदि कोई MSc भी करना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर तो भी है ना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट है ना आपकी जो BSc तक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि MSc में भी तो बहुत कॉम्प्लिकेट रहती है, बट यहाँ पे जो BSc तक है, यहाँ BSc तक आपको यूनिट है ना बहुत ईजी यूनिट है मेरे हिसाब से। ईजी यूनिट इसलिए है क्योंकि जो आपको कंसेप्ट बेस्ड नहीं है कि इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत ईजी है, बस उसके बाद डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन को याद करना, और डेफिनेशन के साथ साथ उसमें क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल भी याद करना है। क्लासिफिकेशन तो बहुत ईजी प्रकार से होता है, सरल होता है, एक निश्चित प्रकार से होता है, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद ये इसमें एक खास बात ये है कि इसमें जो है ना हमारी बॉडी के लिए काम आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊँ कैल्शियम, तो कैल्शियम हमारी बॉडी में किस रूप में काम आता है, हड्डियों के रूप में होता है। जो हड्डियाँ होती है, हड्डियों को तो मजबूत बनाने में काम आता है। तो आपको आएगा कि कैल्शियम को जैविक, कैल्शियम जो धातु आयन है, कैल्शियम कार्बोधातुक यौगिक है, कैल्शियम के कार्बोधातुक यौगिकों का उपयोग इस जैविक जो हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार से काम लेते हैं। तो आराम से इजी से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन आया वो मैं बता देता हूँ। जीवों के लिए कौन से सूक्ष्म धातु जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं उस ट्रेस एलिमेंट के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के उपयोग बताइए, तो आराम से कर सकते हो। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम कार्बोधातुक यौगिक है, वो हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार से यूजेज है वो बता सकते हो। एक उसके अंदर है ना जो मैंने फेरोसिन, टेरोसिन और इस प्रकार से स्ट्रक्चर ऑफलाइन क्लास में मैंने बताए थे कॉलेज के अंदर, तो वो आप है ना एक बार 100% पढ़ के जाना। उस डेफिनेशन जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बोधातुक यौगिक का जो क्लासिफिकेशन मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत ईजी यूनिट रहेगी। आपको यदि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ
ये यूनिट कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, आप आराम से इस यूनिट को करके जा सकते हो। तो फर्स्ट यूनिट हमारे जो 3 यूनिट मैंने बताई है, इस 3 यूनिट के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये यूनिट आपको करके जाना है। हाँ, अब कंडीशन आती है एसपीडी का, विशेष तो बच्चे यही नोटिस कर रहे होंगे कि हाँ सर एसपीडी से आपको टॉपिक जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो स्पेसिफिक, हाँ खास बात तो ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो एसपीडी में मिल जाएंगे। जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़े थे अभी वो भी आपको क्वेश्चन एसपीडी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, एसपीडी के बेस पे ही मैंने बनाया, और जो भी आपको मैंने नोट्स जो पढ़ा है उस नोट्स के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपको मिल रहा है वो विशेष कर तो उस पर ध्यान देना सबसे पहले तो। और एसपीडी से जो भी आपको क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे वाले क्वेश्चन और बड़े वाले क्वेश्चन, उस पर आपको विशेष कर ध्यान देना है। एसपीडी से आप पढ़ सकते हो, बेफिक्र पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसपीडी से आप जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके पास बुक नहीं है तो उसका फायदा बेनिफिट मिल जाएगा। और आपको यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो इससे भी पढ़ते, वो भी ईजी लैंग्वेज में ही दिया हुआ, हालांकि इतनी ईजी लैंग्वेज में नहीं दिया जो मैंने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग इतनी ईजी लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके इनऑर्गेनिक के अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देन नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा वो फिजिकल केमिस्ट्री का आएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।